अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। तहरीक इंसाफ को अब मुखालिफिन की ज़रूरत नहीं रही है। नए और पुराने उनके अपने ही साथी पार्टी की नैया डुबोने के लिए काफ़ी हैं। बानी जेल में हैं, पार्टी पॉपुलर होने के बावजूद इक़्तिदार से बाहर है, लेकिन रहनुमा आपस में दस्तो गिरेबान है। मुश्किल हालात में भी पार्टी के अंदर से तोड़ फोड़ जारी है, जिस पर ऑब्वियसली बानी चेयरमैन सख्त परेशान हैं। खबरें आई थी कि 14 जून को बानी पीटीआई ने पार्टी में ग्रुप बंदी करने वालों को फाइनल वार्निंग देते हुए कहा था कि पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा वो उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ इसे मानने को तैयार नहीं थी। दिनों से ये ग्रुपिंग की बात हो रही थी, डिस्कस हो रहा था, ज़बान ज़द-ए-आम हो रहा था। आज बानी पीटीआई ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया। न सिर्फ उन्होंने एतराफ़ किया बल्कि आप सबको कहा है कि ग्रुपिंग को ख़त्म करें, इकट्ठे हो जाएं, हम एक्शन लेंगे, इस पर छोड़ेंगे नहीं किसी को। नहीं, ऐसा नहीं है। सुने, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुपिंग है, पहली बात। दूसरी बात है, मेरी मौजूदगी में मीडिया ने सवाल किया कि जी आपकी पार्टी में ग्रुपिंग है। उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जो ग्रुपिंग करेगा मैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा, उसको पार्टी से निकाल दूँगा। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान और कौम को ज़रूरत है पार्टी की यूनिटी की, और पार्टी यूनाइटेड होकर काम करे। That was the reply to a question posed to him. ये उन्होंने नहीं कहा कि ग्रुपिंग है। लेकिन फिर अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए और आज फिर ये खबर आई है कि बानी पीटीआई ने पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्विस अरकान के नाम भी मांग लिए हैं। पार्टी का एक ग्रुप वाज़े ऐलान कर रहा है कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है, और उन्हीं बाद उमर अयूब भी मुस्ताफ़ी हो गए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई मसला सिर्फ इमरान खान की रिहाई है, या फिर ओहदों की तकसीम, ताकत और कुर्सी पर भी इख्तलाफात हैं। ये भी वजह है। गुज़िश्ता दिनों ही कौमी असम्बली में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर की नामजदगी के मामलात पर तहरीक इंसाफ में शदीद खींचातानी नजर आई। पहले शेर अफजल मरवत की PAC के सरबराही के लिए नामजदगी सामने आई, फिर साहबजादा हामिद रज़ा का नाम आया, फिर शेख वकास अकरम का नाम सामने आ गया। इसी तरह कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए पहले जो नाम सामने आया था वो पंजाब से साहबजादा महबूब सुल्तान को नामजद किया गया था, लेकिन फिर जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर बना दिया गया। KP के रहनुमा पंजाब की क़यादत पर तनकीद करते हैं, पंजाब की क़यादत KP रहनुमाओं पर तनकीद करती है। पार्टी में मौजूद रहनुमा एक दूसरे को कब्ज़ा ग्रुप करार देते हैं, यहाँ तक कि पार्टी छोड़कर जाने वाले भी मैदान में कूद पड़े हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि रऊफ़ हसन, हामिद खान जैसे चूहों ने पार्टी को अंदर से खाना शुरू कर दिया है। ये चाहते हैं कि उनके कद से बड़े लोग PTI में ना आए। हामिद खान ने 2013 में इफ्तिखार चौधरी से मिलकर पार्टी को इलेक्शन हरवाया। शिबली फराज और हामिद खान जैसे सीनियर लोग फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के खिलाफ हैं और उन्हें मुश्किल वक्त में भाग जाने के ताने दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ इन इख्तलाफात की वजह इनका मंजर आम से गायब होना करार दे रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये मामला आज का नहीं है नाज़रीन। तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में थी उस वक्त भी ये रहनुमा खुलकर एक दूसरे को निशाना बनाते थे, अंदर की बातें बाहर लेकर आते थे। याद कीजिए ज़रा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, चेयरमैन के करीब समझे जाते हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब, जिनका नाम भी उन लिस्ट में उन लोगों में आ रहा है जो कि इस वक्त क़यादत से शायद नाराज़ दिखाई दे रहे हैं या अनकरीब मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे हैं। वो खुद ही कन्फर्म कर सकते हैं। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, मुश्किल वक्त है आपका, आपकी पार्टी का, गो के इस वक्त आप लोग बामे उरूज पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर की चल क्या रहा है, हो क्या रहा है सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो जो आपने बात की मेरे हवाले से कि कोई नाराजगी या मुस्तफ़ी, ये आपको किसने ये बात की? नहीं, नाम उन नामों में सामने आ रहा है, शानदाना गुलजार साहिबा या शहरियार आफरीदी, जिस वजह से परेशान है कि इमरान खान साहब को निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है, उनमें आपके हवाले से भी नाम सामने आ रहा है। तो अगर ये गलत है तो आप इसकी तरदीद कर दीजिए। जाहिर है गलत है। ये ड्रामे तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ आज से नहीं, बहुत पहले से हैं, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब ये देखा गया कि ना लीडर झुका, ना टूटा, ना वर्कर टूटा है, ना वोट बैंक टूटा है, ना पार्टी के पुराने स्टालवर्ट्स झुके हैं, बिके हैं, टूटे हैं, तो दो तरीके से अटैक
तहरीक इंसाफ पे लॉन्च हुआ है, और मैं अपने कारकुनान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खबरदार कर रहा हूँ, और वो ये है कि एक तहरीक इंसाफ के अंदर फूट की खबरें चलवाना, ये ड्रामे ग्रुप है, ये जनाब फलाना बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक है, किधर का फॉरवर्ड ब्लॉक? जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की सोचेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, पहली बात तो ये कि खबरें कोई बनवा नहीं रहा, आपके अपने लोग ही बात करते हैं, तो फिर वो खबर बनती है ना। दूसरी बात नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना, मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी है ना, तो आप मुझे जब बुला लें तो बात पूरी सुन जा कीजिए। दूसरी बात, जो लोग नहीं बिके, जो लोग नहीं टूटे, जो लोग नहीं झुके, उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करना, उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट करना, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। इमरान खान साहब के साथ जो खड़े हैं वो खड़े हैं, वक्त साबित करेगा, वक्त सबसे बड़ा फैसला है कि कौन खड़ा था और कौन। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, इन ड्रामों में ना पड़े, फलाने ने ये कह दिया, ढमकाने ने वो कह दिया। मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से बराह रास्त मुखातिब हूं, एक चीज पे फोकस रखें, इमरान खान साहब की रिहाई, और जो शख्स ग्रुप की बात करे, जो शख्स तोड़ की बात करे, उसका बाइकआउट करें। कोई ग्रुप नहीं है तहरीक इंसाफ में, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है तहरीक इंसाफ में, एक टीम है, वो है टीम इमरान खान। अब आगे बात करें। अच्छा, अब अली साहब मसला ये है कि शानदाना गुलजार साहिबा हो गई, शहरियार आफरीदी हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, ये वो लोग हैं जो बड़ा खुलकर कहते हैं कि मौजूदा जो पीटीआई की क़यादत है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा दिखाई नहीं देती है, इक़दामात नहीं कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हजरात का आपने नाम लिया है, मेरे सारे करीबी दोस्त हैं पार्टी में। शहरियार खान का तो बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, शानदाना बीबी का भी मेरे ख्याल में 5-6 साल तो उनके हो गए। वैसे उनके वालिद साहब हमारे साथ MNA हुआ करते थे। मरवत साहब थोड़े नए हैं। मैं इन सबको ये दरख्वास्त करूंगा, आपकी पार्टी के हवाले से कोई बात है पार्टी फोरम्स पे करें। दूसरी चीज ये है कि अगर पार्टी लीडरशिप के हवाले से ये कोई एतराज है कि उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल नहीं की या कोई मास मूवमेंट का प्रॉपर कॉल नहीं दी, उस हवाले से जो ओहदेदार हैं, बैरिस्टर गौर हैं या फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर यूब साहब हैं, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े किया है। कॉल का इख्तियार, बड़े लेवल पे एहतजाज का इख्तियार इमरान खान साहब का है, जो वो थ्रू बैरिस्टर गौहर या फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी उमर यूब साहब कन्वे करते हैं। वो ना मेरा है, ना मरवत साहब का है, ना शहरियार खान का है, ना किसी का। इस जमात की एक पॉलिसी रही माजी में, और इमरान खान साहब के साथ जिन लोगों ने करीबी काम किया है, ये जेल के दिनों की बात मैं नहीं कर रहा, जिन्होंने प्रैक्टिकली उनके साथ बनी गाला, एक तो जो आप आगाज में बात कर रहे हैं कि होता था, हमारा एक तरीक़ाकार होता था, वो ये होता था कि जितना भी खुदा न खास्ता किसी चीज पे, देखें, इख्तलाफ नहीं होता, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो कभी मीडिया पे नहीं आता था। खान साहब के जेल में जाने के बाद ये चीज आई है कि कोई सोशल मीडिया पे चला जाता है, क्योंकि नई नई फेम मिली है, नए नए मीडिया पे आना शुरू हैं। उन सबसे मेरी दरखास्त है, कारकुन आपको देख रहे हैं, आपका लीडर भी आपको देख रहे हैं, मेहरबानी फरमा के जो बात करनी है पार्टी फोरम्स पे करें। पार्टी फोरम से बाहर जाके बात करेंगे आप पार्टी को नुकसान देते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, देयर इज नो फॉरवर्ड ब्लॉक इन पीटीआई, देयर इज नो ग्रुपिंग इन पीटीआई, देयर इज नो पंजाबी पख्तून डिवाइड इन पीटीआई, देयर इज ओनली वन पीटीआई जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और ये साजिशें नाकाम होंगी, मैं सबको कह रहा हूँ, ये आपकी ये साजिशें भी नाकाम होंगी। ना मैं एक चीज और क्लियर कर दें, ठीक है सर, एक चीज़ और क्लियर कर दें। शानदाना गुलजार साहिबा वो इस्तीफ़े की बात कर रही हैं, शहरियार आफरीदी इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं, हामिद रज़ा साहब इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान इस पर क्या बात कर रहे हैं सर? और इसका ज़िमनी सवाल ये भी कि अगर ये इस्तीफ़े देते हैं तो क्या किया जाएगा, इनके इस्तीफ़े कबूल किए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक अली का ताल्लुक है, अली तो कभी ना इस्तीफ़े के हक में था, ना पहले था, ना अब है। मैं तो मैदान में डट जाने वाले आदमी को पसंद करता हूँ कि डट जाओ, आखिरी वक्त तक लड़ो, आखिरी रात, अगर 9 अप्रैल की रात अल्लाह ने तौफीक दी, मैं खड़ा ना होता, शायद बहुत बड़ी तादाद में जिस तरीके से लोग निकले और रिएक्शन में निकले, खान साहब के लिए निकले, तहरीक इंसाफ के लिए निकले, तो आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक खेलना, खड़े रहना, ये इमरान खान ने हमें सिखाया। कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, ना कोई इस्तीफा दे रहा है, ना कोई इसको कबूल करेगा। और एक बात और भी कह दूं,
जिन लोगों ने इस्तीफे देने होते हैं वो हाशमी साहब की तरह दे देते हैं। तो ये अली मोहम्मद खान साहब, वो जो आपकी तकरीर थी असेंबली की अदम एतमाद के बाद की, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से आप अकेले तनहा खड़े हुए नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर अब मुझे बताइए, ये उमर अयूब साहब वाला मामला, उनसे इस्तीफा लिया गया है या मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, हुआ क्या है? ये उमर भाई ने इस पे पार्लियामेंट्री पार्टी को कल एतमाद में लिया, जिसपे उमर भाई ने कहा कि वो समझते हैं कि उन पे जिम्मेदारी अब डोल है। पार्लियामेंट्री अपोजिशन लीडर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो ये समझते हैं कि अब इंतजामी ओहदा और पार्लिमानी ओहदे में वो फर्क लाना चाहते हैं कि जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मोहतरम इमरान खान साहब किसी और को दें और वो अपोजिशन लीडर पे फोकस करें। उमर अयूब साहब ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया, तकलीफ भी उठाई। आपकी इत्तलात क्या है? खान साहब ने इस्तीफा उनसे मांगा या उन्होंने खुद दे दिया? देखिए, मेरे पास इसकी कोई इत्तलात नहीं है, और अगर होती भी तो मैं समान न्यूज़ पे आपके सामने तो पब्लिकली ना पार्टी की बातें बात नहीं करता बाहर। लेकिन मेरी मालूमात यही है जो खान साहब के हवाले से उमर साहब ने ट्वीट की और फिर पार्लियामेंट्री पार्टी को एतमाद में लिया। उमर साहब ने अपनी रेजिग्नेशन खुद दी है। वो समझते हैं कि वो दोनों ओहदों से इंसाफ नहीं कर सकते। सही। अब जरा फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी बात कीजिएगा। फवाद चौधरी साहब पिछले 2-3 दिन से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद फिर आंसर, उसके ऊपर ट्वीट्स हुए, फिर उन्होंने मजीद अब आगे ट्वीट लिख दिया, चूहे करार दे रहे हैं वो बाकी लोगों को, जो बाकी लोग हैं हामिद खान साहब जैसे लोग या शिबली फराज जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि पार्टी में फवाद चौधरी साहब की कोई गुंजाइश नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं इस पर? फवाद चौधरी साहब की गुंजाइश बनती है, नहीं बनती? सर देखिए, इस पे मेरे मौक़िफ़ का फवाद साहब को सबको पता है, जो पार्टी छोड़ के गए थे या छुड़वाया गया जिनसे, क्योंकि खुशी से कोई नहीं गया। मैं ये समझता हूँ कि फवाद साहब को और जितने हमारे पुराने साथी हैं उनको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। खान साहब बाहर आ जाएं, वो खुद इस पे फैसला करेंगे। पुराने हमारे साथी हैं, बहुत दिल का रिश्ता रहा है, करीबी ताल्लुक रहा है, लेकिन जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। रऊफ हसन साहब मुश्किल वक्त में खड़े रहे, यहाँ शहर के करीब चोट खाए बैठे हैं। हामिद खान साहब मुश्किल वक्त में खड़े रहे, पार्टी छोड़ के नहीं गए, उन पर भी प्रेशर होगा। तो ये फैसला इमरान खान साहब का है। मेरा इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो लोग जबरदस्ती जिनसे पार्टी छुड़वाई गई उनके साथ हमदर्दी का रवैया रखना चाहिए, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है, ना कोर कमेटी का है। ये फैसला इट्स अ कॉल ऑफ द लीडर इमरान खान। खान साहब बाहर आएंगे तो उस पर फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ तब तक अली मोहम्मद खान साहब, जब आपकी जब लास्ट मुलाकात हुई थी खान साहब से, उस वक्त भी आपने ये बताया था, मेरे प्रोग्राम में बताया था कि जितने भी लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और अब वो आना चाह रहे हैं तो ये खान साहब की रिहाई के बाद ही इसके ऊपर कोई बात होगी। फवाद चौधरी साहब के हवाले से स्पेसिफिकली इमरान खान साहब क्या कहते हैं? यकीनन आपकी बात हुई होगी। फवाद साहब के बारे में खान साहब के सामने मेरी कोई बात नहीं हुई, ना खान साहब ने कोई बात की है। लेकिन खान साहब जब बाहर आएंगे तो फवाद साहब, अली जैदी साहब, उमर अयूब, अपना असद उमर भाई, कुछ और हमारी लीडरशिप, इसमें अली अवान नवाज भाई हैं, इसमें सदाकत अब्बासी साहब हैं, कुछ मलिका बुखारी साहिबा हैं, शीरी मजारी दीदी हैं, ये सारे पुराने नाम हैं। इस पर खान साहब अपना फैसला करेंगे। किसी को बेसब्रा होने की जरूरत नहीं है, आपस में बयानबाजी की जरूरत नहीं, इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है। सबकी कुर्बानियां हैं, ये वक्त कुर्बानियां जताने का नहीं, लीडर के साथ ठीक मजबूत खड़े रहने का। यानी ये तो कहीं ना कहीं अली साहब आप मान रहे हैं ना कि अंदर कोई ना कोई रफ्त तो चल रही है, क्योंकि आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हैं ऐसे मसाइल तो फिर वो पार्टी के अंदर जाकर बात करें, बजाय इसके कि मुख्तलिफ फोरम्स में बात करें। तो यानी कि मसाइल तो कहीं ना कहीं चल रहे हैं ना। ये बताइए सर, क्या ये भी उसूली फैसला हो गया है कि जी सवाल भी ले लें, ऐड कर लीजिएगा उसमें ये भी। जी प्लीज। जी, इस पे शॉर्ट कमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ एक जिंदा जमात है जिसके पीछे 25 करोड़ अवाम है। हर कोई चाहता है इस पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि इसमें आगे सियासी मुस्तकबिल नजर आता है, इसमें वजारतें नजर आती हैं, इसमें MNA शिप, सेनेटरशिप नजर आती है। मुश्किल वक्त में खड़े रहने वाले कम ही होते हैं और खान साहब को उसका पता चल चुका है। खान साहब को आने दें, वो और अभी भी बहुत सारे लोग उन ओहदों की तरफ या उन चीजों की तरफ देख रहे हैं जिसकी वजह से रिफ्ट पैदा हो रही है। और इसी वजह से फिर आपने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि अगर कोई ग्रुपबंदी की बात करता है, अगर कोई धड़ेबंदी की बात करता है तो फिर आप उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो आप किन के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं खड़ा हूंगा, मैं बिल्कुल खड़ा हूंगा। मैं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? इमरान खान साहब मुश्किल में थे, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। जब इमरान खान साहब मुश्किल में थे, अली मोहम्मद खड़ा था, शहरियार अफरीदी खड़ा था। ओहदों के पुजारियों को कहना चाहता हूँ, जो दूध के मजनू हैं उनको कहना चाहता हूँ, आराम से बैठें। खान साहब निकल आएंगे, एक ही जमात है, एक ही लीडर है।
वर्कर है और खान का ऐसा नाता है। बस अब फर्क ये है उस वक्त शहरियार आफरीदी और आप एक तरफ खड़े हुए थे, आज आप और शहरियार आफरीदी दोनों अलग अलग तरफ खड़े हुए हैं। सर अली भाई ये बताइए, ये उसूली फैसला हुआ है आप लोगों का कि जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी होगा, जो मरकजी साहब पार्टी के पुराने स्टालवर्ट है, शहरियार आफरीदी साहब पार्टी के पुराने स्टालवर्ट हैं, 14-15 साल से पार्टी के साथ हैं। असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल उमर यूब पे एतमाद का इजहार किया था। वो टीम मैन है, वो टीम से बाहर खेलने वाला आदमी नहीं है। खान पे जान निछावर कर देगा, ना इस्तीफा देगा, ना पार्टी छोड़ेगा, किसी ग्रुप का हिस्सा है। अच्छा मुझे बताएं, ये कोई पार्टी के अंदर उसीली फैसला हो गया है क्या कि जो मरकजी सेक्रेटरी होगा, जनरल सेक्रेटरी, इसका ताल्लुक पंजाब से, ये पंजाब से होगा? देखिए खान साहब कभी सूबे या लिसानियत पे ओहदे नहीं देते, वो मेरिट पे देते हैं। जो फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको दिलो जान से मानेगी। ये वक्त ओहदों पे लड़ने का नहीं, ये वक्त इमरान खान साहब के साथ मजबूत खड़े रहने का, उनको जेल से निकालने का है। ओहदे आते जाते रहते हैं। कोर कमेटी में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ अली भाई, आप इसकी तरदीद करें मुकम्मल तौर पर कि जनरल सेक्रेटरी का ताल्लुक जो है वो पंजाब से होगा? कोर कमेटी का इस पे अभी मीटिंग नहीं हुई और ये कोर कमेटी का बेसिकली प्रेरोगेटिव नहीं है, बानी चेयरमैन की कॉल है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल कोर कमेटी बैठ के अपना नहीं मुंतखब करेगी। अल्लाह खान साहब को जिंदगी दे, जब तक वो हयात है ये फैसले इंशाल्लाह खान साहब रिकमेंडेशन तो होती है, जिस पे हाथ रखेंगे अली मोहम्मद और पूरी पीटीआई उनके साथ खड़ी होगी। अली भाई मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से भी 2 दिन पहले रऊफ हसन साहब दावा कर रहे हैं कि जुबैर साहब पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। जुबैर भाई का मुझे इल्म नहीं है कि जुबैर भाई आना चाहते हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून में जब थे वो, तब से उनसे एहतराम का एक रिश्ता रहा, हमने बड़ी सख्त डिबेट्स की हैं। लेकिन आप जुबैर भाई से पूछें, हमने हमेशा एक एहतराम का रिश्ता आपस में रखा है। इफ ही वांट्स टू कम टू पीटीआई, खान साहब तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं, तो वो मुझे नहीं पता खान साहब उस पर क्या उनका रिएक्शन होगा। हो सकता है खान साहब अपनी जेल के बाहर आने तक इस बात को पेंडिंग रखें या वो इजाजत दे दें, मुझे नहीं पता। अगर मेरे इल्म में आया तो आपको बता दूंगा। लेकिन जुबैर साहब अगर आना चाहते हैं तहरीक इंसाफ में तो बिल्कुल वो वेलकम है, लेकिन वो फैसला खान साहब खुद करेंगे। कोर कमेटी में भी अभी डिस्कस नहीं हुआ, तो अभी थोड़ा कबल वक्त है कि मैं इस पर कमेंट करूं। आप कह रहे हैं अगर आना चाहें तो दरवाजे खुले हुए हैं, वेलकम करें उनको। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब, प्रोग्राम मौजूद थे। अहम गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त रिफ्ट की खबरें आ रही हैं उसके हवाले से। आगे बढ़ते हैं क्विकली नाज़रीन। अदलिया में एजेंसीज़ की मुबैना मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालती केसेज और फैसलों में सिविल और मिलिट्री एजेंसीज़ की मुदाखलत रोकने के लिए SOPs बनाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को हुक्म दिया गया है कि PM ऑफिस, ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज़ को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तक़बिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। ATC जज को मुबैना तौर पर हिरासा करने के केस के उबूरी हुक्मनामे में कहा गया है कि ISI और IB वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मातहत हैं और उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस को अपने मोबाइल फ़ोन्स पर कॉल रिकॉर्डर एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि ATC जजेस ऐसी तमाम फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करने के पाबंद होंगे जिनके बारे में उन्हें खदशा हो कि वो उनके सामने किसी भी अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए की गई हैं। पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें 9 मई के केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को भी मातहत पुलिस अफसरान की मुदाखलत रोकने के लिए हिदायत जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि ATC अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दामात करने हैं तो मुतल्लिका जज से मुशावरत की जाए। अदालत ने ATC जज सरगोदा पर अदालती अमले को हिदायत की है कि वो तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करें और तफ्तीशी ऑफिसर तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम करे। अदालत ने हिना हफीजुल्लाह को अदालती मावन मुकर्रर करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 जून को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अब्बास की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि उन्होंने 25 मई को ATC सरगोदा की जज की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, जिसके फौरी बाद उन्हें एक पैगाम मिला कि खुफिया एजेंसीज के कुछ हुक्काम उनके चैम्बर में उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब से उन्हें और उनकी फैमिली को नामालूम नंबर्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा किया जा रहा है, जिसके बाइस उन्हें अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां अदा करने में मुश्किलात का सामना है। रात के वक्त कुछ नामालूम अफराद ने उनकी रिहाइश गाह के बाहर
मीटर को नुकसान पहुंचाया। वापडा की जानिब से भी बिजली का इजाफी बिल भेजा गया जो बज़ाहिर जारी लगता है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ अपनी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। एक और अहम इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने अपने इजाफी नोट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले की गलत तशरीह की है। बदी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन के दौरान, उससे पहले और बाद में किया गया क्या क्या शिकायत थीं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करे। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करके अपनी अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की है। तहरीरी तौर पर बताया जाए कि PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक का केस है। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। इजाफी नोट में यह भी कहा गया है कि इंतखाबात में धांधली की दरखास्तों को भी इसी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुना जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनी तौर पर इसका मुल्क के सियासी हालात पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। इस नोट के बाद हुकूमत क्या सोचती है, लाहौर हाई कोर्ट के आज के हुक्मनामे के बाद हुकूमत क्या करने जा रही है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू PM है, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। आज जो लाहौर हाई कोर्ट से PM ऑफिस के लिए जो हुक्मनामा आया है, क्या सोच रही है हुकूमत और क्या वज़ीर आज़म ऑफिस अमल करेंगे इस फैसले पर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो वो कंप्लेनेंट थे, जो ATC के एक जज थे, उन्होंने यहाँ तक कंप्लेंट की कि मुझे जो बिजली का बिल अजाफी आया है वो मुझे लगता है कि ये भी शायद एजेंसियों का काम है और उनका कोई मीटर ख़राब हो गया कि वो भी शायद एजेंसियों ने किया है। तो ये बड़ा एक अजीब सा मामला है जिसके ऊपर अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इसके ऊपर जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस निकाली हैं, तो मेरे ख़्याल से ये इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं इससे बज़ाहिर ऐसे ना, या तो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस निकाली हों कि उस इंसिडेंट पे कोई इंक्वायरी की होती, लोगों को तलब किया होता और लोगों को तलब करने के बाद इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद पता लगता ये कंफर्म होता कि वाकई ही ये जो इल्ज़ामात हैं ये सच्चे हैं और जो उनके बिजली के बिल आए उनका इजाफा भी एजेंसियों ने किया और अगर मीटर टूटा तो वो भी उसके पीछे भी वो शामिल है, तो फिर ये मीनिंगफुल होता। लेकिन अब तो अगर उन्होंने जो है यानी जो हुक्म आया है लाहौर हाई कोर्ट से, PM ऑफिस उस पर अमल नहीं करेगा, नहीं करवाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको एक उस हुक्म के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर ये हुक्म इस तहकीक के बाद आता कि जो कंप्लेंट जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने हुक्म दिया उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन होती तो ये बड़ा बेहतर होता। लेकिन इस तरह का हुक्म देना वो तो वैलिडेट कर रहा है कि जी जो भी आपने ना कोई तहकीक की और आप ऐसा तासुर दे रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा था और वो कंप्लेनेंट की ये जो बातें थी कि बिजली का बिल उनको जो इजाफी आया वो इसलिए नहीं आया कि उन्होंने इजाफी यूनिट इस्तेमाल कर लिए या कोई जो भी मामला हो, वो इसलिए आया कि कोई एजेंसी, जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे नहीं, उसके साथ साथ उसको कंसीडर नहीं कर रहे आप, जो उन्होंने कहा कि उनसे चेंबर में मिलने की दरखास्त की गई थी, उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं आप? देखें, रिश्तेदारों को धमकियां आई, फैमिलीज को हिरासा किया गया। नहीं, जी, अगर कोई इस पे तहकीक हुई है और इस तहकीक के नतीजे में कोई रिपोर्ट आई है, ये साबित हो गया है कि ये सारे इल्जामात ठीक हैं, तो फिर तो कोई लॉजिक इसके ऊपर बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मेक सेंस सर, आप ये कह रहे हैं कि पहले इस पे तहकीक हो जाती और फिर इसके ऊपर हिदायत आती तो वो ज्यादा बेहतर होता। आप ये कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट हो जाती चीजें। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। डेफिनेटली देखें जो जी ठीक। अच्छा सर, ये बताइए, ये PTI की मखसूस नशिस्तों के केस में आज जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब का इजाफी नोट आया है सामने और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले की गलत तशरीह की है। वकील के दलाइल ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए हैं। तो अब इलेक्शन धांधली की दरख्वास्त को इसके साथ सुना जाए?
ये देखें, ये तो एक अब इसके ऊपर ये तो अदालत जो है वो उनका अतर मनीला साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और ये तो अभी डिसाइड होगा कि साथ सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी और इस पे जो हमारी लीगल टीम है फिर अपना ओपिनियन देगी। लेकिन देखें, ये इलेक्शन कमीशन जो है अगर उसने गलत तशरीह की है या ठीक तशरीह की है, वो एक आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है और इलेक्शन के जो मामलात हैं उसके ऊपर बिल्कुल उसका वो अबूर रखता है। तो उसने जिस तरह की तशरीह की है, अब या तो किसी ने कोई पिटिशन दायर की हो कि वो तशरीह जो है वो गलत हुई है और किस बेसिस पे गलत हुई है, लेकिन एक जज अपने ओन के ऊपर ये इस तरह का जो है वो बात करें तो ये इसको लीगल टीम हमारी देखेगी कि इसमें हमारा कोई रोल है भी या नहीं है। ये मामला अभी चल रहे हैं, देखते हैं किस तरफ जाते हैं। एक और मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ जानना चाहूँगी राना साहब। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती अब ऑब्वियसली सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगी बल्कि टॉप 3 जजेस में से तैनात किया जाएगा 2 जुलाई को जो होने जा रहा है। अब हुकूमत क्या सोच रही है, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? लेकिन जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है, उसके तहत जजेस की तैनाती होगी और वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। उसमें अगर वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तो उसमें किसी को कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। कौन सा प्रोसीजर, आप सीनियरिटी की बुनियाद पर या फिर ये टॉप 3 जजेस वाला, किस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं आप? देखें, ये तो देखें जो भी प्रोसीजर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए। अगर वो रूल्स जो हैं वो टॉप 3 जजेस के हैं कि टॉप 3 जजेस में से एक चूज़ होना है तो वो होगा। और अब ये तो देखें, मैं आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन ये जो रूल्स और प्रोसीजर हैं वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं राना साहब। ये आइंदा माली साल का जो बजट है कौमी असम्बली से वो मंजूर हो गया, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले नारा किया, वॉकआउट भी किया, उनसे मुलाकातें भी हुई, फिर फाइनली वो साथ थे और फिर उसके बाद बजट मंजूर हो गया। हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए, मुतालबात तस्लीम होने की खबरें भी आई और राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात थे वो दुरुस्त थे, जायज़ थे, जिन्हें तस्लीम किया गया है। सर ज़रा बता दीजिएगा मुतालबात थे क्या उनके? देखिए, बेसिकली उनके जो मुतालबात थे वो PSDP के हवाले से थे और जो PSDP का जो डेवलपमेंट फ़ंड था उसके अंदर खान साहब के दौर से सिंध के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पे कमिटमेंट हुई थी खान साहब, और वही फिर PDM का जब दौर आया तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कमिट किया कि वो उनको फ़ंड करेंगे, फाइनेंस करेंगे। अब वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो सूबाई नौइयत के थे और 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन के बाद वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने सूबों को ADB फंड्स के तहत कर लेने चाहिए थे। इसका मैं आपको एक और बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जब 2018 में हमारी हुकूमत गई थी तो 13 से 14% प्रोविंशियल ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पर आप अब उन्हें फंड करेंगे? मिसाल के तौर पे K4 का प्रोजेक्ट है, पानी वाला जो है वो उसका हिस्सा है कि उसको हमने फाइनेंस, उसको 50% जो है वो वफाक ने भी करना है और 50% सूबे ने भी करना है फाइनेंस, तो मिलके को फाइनेंसिंग है उसके अंदर। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि ये कमिट हो गई थी तो और फिर हमारा ये ख्याल था कि हमें प्रोविंशलाइजेशन को कम करना चाहिए। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की तैनाती, इस तरह की कोई मुतालबात नहीं थे पीपल्स पार्टी के जिसे केटर किया जाएगा? पॉलिटिकल कोई ऐसी वो नहीं थी जो अब तो एग्रीमेंट हो गया है, उन्होंने बिल को भी सपोर्ट कर दिया है और एक कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी जाएगी कि कोई भी जो बड़ा डिसीजन है वो हम अपने कोalition पार्टनर से उसको शेयर भी करेंगे और PSDP के हवाले से भी या और कोई, तो वो एक कंटिन्यूस हमारी जो है वो मुशावरत चलती रहेगी। देखें, बात बड़ी सिंपल है कि हमें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत है और जो हमारी उनसे कमिटमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे और मिलके चलेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान तो बहरहाल देंगे आज फाइनल में, लेकिन साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान फाइनल और आखिरी लम्हात में पहुंच चुका है, बड़ा सनसनीखेज मैच चल रहा है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ जी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। साउथ अफ्रीका और इंडिया इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और इंडिया अपनी बैटिंग मुकम्मल कर चुका है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल लास्ट ओवर्स का ये गेम चल रहा है। 13 डिलीवरीज पर 21 रन स्कोर करने हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका को। 12 अब गेंदें रह गई हैं, यानी कि 2 ओवर्स का गेम ये रह गया है और 20 रन साउथ अफ्रीका को स्कोर करने हैं। अनबीटन रही दोनों टीम्स, ज़बरदस्त खेलते हुए साउथ अफ्रीका पहली बार पहुंचा है फाइनल में। लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट होने जा रहा है। 2 ओवर्स के बाद सुहेल तनवीर मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। साउथ अफ्रीका पहली बार, इंडिया 10 साल बाद फाइनल खेल रहा है और उसने अब तक की तारीख का फाइनल का बड़ा स्कोर भी दिया है। क्या लग रहा है आपको 2 ओवर्स के बाद क्या नतीजा हो सकता है एक्सपेक्टेडली? मुश्किल है अभी कुछ कहना। 2 ओवर पहले अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं कहता कि साउथ अफ्रीका लुकिंग फेवरेट, बट इंडिया ने कम बैक किया है। 2 विकेट्स जो उन्होंने लिए और 2 ओवर में सिर्फ 4-5 रन होने दिए। तो आई थिंक एक फ़ाइनल जिस तरीके से होना चाहिए था, 2 बड़ी टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के फ़ाइनल में आई, उसी तरीके का मैच हो रहा है। अब रिगार्डलेस के कौन जीता, ज़ाहिर है एक टीम ने जीतना है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। एज यू सेड के 177 पहली दफ़ा इतना वर्ल्ड कप के फाइनल में रन्स हुए हैं और साउथ अफ्रीका जिस तरीके से उसको चेज कर रहा है, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू बोथ टीम। दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है सो फार। अब जो भी जीता है वो एंड ऑफ द डे इज मैटर ऑफ लक मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद वसीम साहब, हम हमेशा अपनी टीम में इस तरह का प्लेयर ढूंढते रहते हैं जो मुश्किल वक्त में टीम को सपोर्ट करे और एक बड़ा स्कोर आ जाए। हमने इंडिया का आगाज़ देखा किस तरह से ओपनिंग में ही ओपनिंग बल्लेबाज चले गए वापस, लेकिन विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में हमें कहीं पर भी चलते हुए दिखाई नहीं दिए, आज उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेल दी, 76 रन का टोटल उन्होंने दे दिया। ऐसे वक्त में परफॉर्म किया जब टीम को ज़रूरत थी उनकी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखें। पूरा अगर हम उनका वर्ल्ड कप देखते हैं तो काफ़ी फ्लैट गए वो, उसमें कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई और क्वेश्चन मार्क आ रहे थे कि क्या उनको टीम में फाइनल के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि ये हमारा मेन प्लेयर है, ये वर्ल्ड कप खेलेगा। और उसके बाद कोहली का अगर हम देखते हैं कि जब टीम को बहुत ज़रूरत होती है, जब कोई बाकी फेल हो जाते हैं, देन यू सी द बेस्ट ऑफ कोहली। और आज भी हमें वही नज़र आया कि रोहित जल्दी आउट हुए, दूसरे ओपनर आउट हुए, फिर पंत भी आउट हुए। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए इंडिया के लिए, लेकिन क्रेडिट दोनों टीमों को देना होगा कि दोनों के क्लैप्स हुए ऊपर से, लेकिन किस तरह उन्होंने रिकवरी की है। और यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका को भी देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया इस मैच के अंदर। तो आई थिंक एक जो थी चीज़ मिसिंग, दोनों सेमीफाइनल्स हमें वन साइडेड नज़र आए, तो वो मज़ा नहीं आया मैचेस देखने का। लेकिन आज फाइनल देख के मज़ा आ रहा है कि आइदर टीम जो भी जीती है यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। और लास्ट ओवर तक अभी भी अगर बगर की सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया या साउथ अफ्रीका कौन आज का ट्रॉफी आज की लिफ्ट कर रहा होगा। सुहेल तनवीर साहब, हम बाबर का कंपैरिजन करते हैं हमेशा कोहली के साथ, यकीनन बड़े बेटर हैं वो, लेकिन क्या वजह है कि बड़े मैचेस में जिस तरह से आज मैंने कोहली की बात की कि उन्होंने परफॉर्म किया, उस वक्त परफॉर्म किया जब टीम को उनकी ज़रूरत थी, लेकिन ये लैग करते हैं। बाबर का ये वाला फॉर्म कभी हमें दिखाई नहीं देता अगर हम कंपैरिजन करते हैं उनका कोहली के साथ। देखिए, अब विराट को बाबर से बहुत ज़्यादा सीनियर है। विराट ने 2008-9 में क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल डेब्यू, आई थिंक ही मेड हिज डेब्यू। तो अब बाबर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2015-16 में आए, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के। अगर आप मैं सिर्फ टाइम की बात करूं, जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों ने खेली, यस, अब बाबर को आप ये कह सकते हैं कि उसी पाथ पे हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस पे विराट कोहली गुजर के गए हैं। बट विराट की अगर आप अचीवमेंट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। विराट की तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी सिर्फ सेंचुरीज़ की तादाद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। बट बाबर नो डाउट कि जितनी क्रिकेट उन्होंने जितने ये 5-6-7 साल में खेली है, उसमें उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस ज़रूर दी हैं। बट टू रीच विराट कोहली ऑब्वियसली उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उनको थोड़ा ऑब्वियसली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है कि वो माइलस्टोन जो विराट कोहली ने अपने प्लेइंग कैरियर में अचीव किए हैं फॉर इंडिया एंड टू एंटरटेन वर्ल्ड क्रिकेट, तो वो उसके लिए बाबर को भी नीड्स टू वर्क बिट मोर हार्डर। बिल्कुल ठीक। अब मोहम्मद वसीम साहब, जब से सर मैंने क्रिकेट देखना शुरू की है, तो जब हमारी टीम खेल रही होती है तो हम हमेशा फील्डिंग का रोना रो रहे होते हैं कि हमारे जो फील्डर्स हैं उनसे कैच नहीं पकड़े जाते हैं, वो मिस फील्ड करते हैं, बॉल्स आगे निकल जाती हैं। लेकिन आज जब ये
इनिंग्स का आगाज़ हुआ, जिस तरह से साउथ अफ्रीका फील्डिंग कर रहा था, इंडिया एक तरफ अपने रन्स बना रहा था, लेकिन जिस तरह की साउथ अफ्रीका की फील्डिंग थी, हम क्यों लैग करते हैं सर? हम तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं हर मैचेस में इसी तरह से लैग कर रहे होते हैं। अब आज हमारा सफ़र ख़त्म हो गया है पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। कोई सजेशन है आपके पास टीम के लिए? मुझे तो लगता है मुकम्मल पूरी टीम में ही बेहतरी की, बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। वो तो देखें, जब आपने क्रिकेट देखनी स्टार्ट की होगी तो साउथ अफ्रीका आपको उस टाइम भी ऐसे ही नज़र आए होंगे। अगर हम 92 से देखते हैं साउथ अफ्रीका को, तो उनकी फील्डिंग तो आउटस्टैंडिंग रही है, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से ये रही है। बेहतरी आई है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की भी, अगर ओवरऑल फील्डिंग में देखते हैं, कंपैरिजन करें पिछले 5 साल से या उससे 10 साल में, डेफिनेटली चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं। आई थिंक कि सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिए, एक तो आपकी फ़िटनेस के साथ आ जाती हैं, और फिर आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी बैटिंग बॉलिंग की, अगर आप उसमें अच्छा जा रहे हैं तो आपको एक बूस्ट या एक जो कॉन्फिडेंस है वो आपको फील्ड के अंदर भी देता है। इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें, सबसे ज़्यादा कैचेज जो ड्रॉप किए, सबसे बुरी फील्डिंग की है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है साल, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दैट वन ऑफ द रीज़न कि वो बाहर भी हो गए हैं वर्ल्ड कप से। तो ये इशू हमारा एक है फील्डिंग वाला। लेकिन अगर हम इसमें कहेंगे बेहतरी आई है, डेफिनेटली इसमें बेहतरी आई है। लेकिन अभी बात जो पहले कर रहे थे आप बाबर के हवाले से भी और बाकी प्लेयर्स में, देखिए डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो अल्टीमेट आपका एक वो है ना, जो ग्रेटनेस के लिए जो आपने चीज़ को अचीव करनी है, दैट इज़ द ICC इवेंट्स। वर्ल्ड कप्स हो गए, आपके चैंपियन ट्रॉफीज होंगी, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, तो ये नेक्स्ट गोल है बाबर के लिए कि यहाँ पे अपने आप को प्रूव करे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद वसीम प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। आखिरी ओवर का गेम रह गया है, 6 बॉल्स हैं, 16 रन स्कोर करने हैं साउथ अफ्रीका ने। अगर हर बॉल पर ही छक्का या चौका लगता है तो फिर शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता है और ये साउथ अफ्रीका के हक में जा सकता है। अदरवाइज़ फिर इंडिया को हमें मुबारकबाद देनी होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाजरीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।